Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। सभी को नमस्कार। पिछली बार हम लोग शनिवार को बात कर रहे थे अपनी क्लास में, एकोमोडेशन एंड एडेप्टेशंस के ऊपर बातचीत चल रही थी, है ना। उसमें थोड़ी सी चीज़ रह गई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। वंदना जी अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं, जैसे ही वंदना जुड़ती हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, देखिएगा, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइए। दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हम लोग जो बात कर रहे थे पिछली बार, मुझे याद है कि शायद हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। आपको मैंने ट्रांसलेशन और रूम एकोमोडेशन तक बात बता दी थी। टीचर एकोमोडेशन के विषय में हम लोगों ने आपको से बात हो ही रही थी कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होना चाहिए। इंडिविजुअल एकोमोडेशन के विषय में भी बात हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली ग्रेड मॉडिफिकेशन के विषय में। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब भी आप किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ में डील कर रहे हैं, जब भी आप किसी प्रकार के भी दिव्यांग बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं क्लास में, बड़ी मुश्किल चीज़ होती है उनके ग्रेड्स को देखना। अब ग्रेडिंग का मतलब यहाँ पर A और प्लस B प्लस C प्लस वाली बात नहीं है। ग्रेडिंग का मतलब यहाँ पर टोटल इवैल्यूएशन से रिलेटेड बात है। हम उन्हें किस प्रकार से नंबर दें, या नंबर देते समय, या उनकी मार्किंग करते समय, या उनको इवैल्यूएट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, वो भी एक बड़ा अच्छा मॉडिफिकेशन या एकोमोडेशन की बात होती है। कारण उसके ये हैं कि आप सभी जानते हैं कि कुछ बच्चों में जहाँ पर साइट की प्रॉब्लम है, दिखाई देने की प्रॉब्लम है, उन बच्चों के साथ में दिक्कतें वहाँ पर ये आएंगी ही कि अगर आपने उन्हें कोई चित्र बनाने के लिए दे रखा है तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। डेफ बच्चों के साथ में दिक्कत ये है कि वो ज़्यादातर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप उन्हें पढ़ाने का तरीका आपका वही नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि जब भी हम डेफ बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के माध्यम से। साइन लैंग्वेज से हम उनको बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और एग्जामिनेशन ले रहे हैं हम दूसरे तरीके से। तो ये थोड़ा सा कहीं दिक्कतें पैदा करता है। तो बहरहाल हम लोग बात करें कि किन किन प्रकार के हम लोग ग्रेडिंग पे बात कर सकते हैं। तो हमें कोई एक प्रकार का ग्रेडिंग लेना चाहिए या हम मिक्सिंग ग्रेडिंग की करें। तो आमतौर पर ये माना जाता है कि अच्छा मॉडिफिकेशन वही कहना जाएगा जहाँ पर हम मिक्सिंग कर दें, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें ग्रेडिंग सिस्टम्स में। हम बहुत सारी चीज़ों में कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको मार्क्स भी दे सकते हैं, हम उनको ग्रेड भी दे सकते हैं, यानी A ग्रेड B ग्रेड भी दे सकते हैं, या हम उनकी मार्किंग करना शुरू कर दें 1 2 3 4 5। और अगर कहीं पर क्रेडिट सिस्टम चलता है तो हम क्रेडिट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर लें।
बेहतर यही होता है कि ऐसी स्थिति में कॉम्बिनेशन के तौर पर चीज़ों को चलाना चाहिए। एक्स्ट्रा क्रेडिट, अगर हमें ये लगता है कि स्टूडेंट्स का कोई कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट बनी हुई है एफर्ट्स में, कई बच्चे हैं पढ़ना चाहते ही नहीं, तो एक अलग बात हो गई। एक बच्चा है जो पढ़ना तो चाहता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं कर पा रहा, लेकिन वो लगातार कई महीनों से, कई समय से आपके लगातार प्रयासों में जुटा हुआ है। तो क्या हम उसके प्रयासों को ज़ीरो कर देंगे? क्या हम उसके प्रयासों को ऐसा मार्क करके रख देंगे कि जिससे बच्चा आगे प्रयास भी ना करे? तो हमें ये ध्यान देखना पड़ेगा कि असाइनमेंट को कंप्लीट करते समय या किसी पेपर को इवैल्यूएशन करते समय हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, तो इसीलिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई जो बात चल रही थी, वो इसीलिए आया। और उसके आधार पर ये माना जाता है कि 3 घंटे काफ़ी नहीं होते जब एक बच्चे के भविष्य का निर्धारण हम टीचर लोग कर देते हैं। 3 घंटे वो तो हो सकते हैं कि जहाँ बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ ये 3 घंटे बहुत ज़्यादा इसलिए भी हो सकते हैं कि जो उसने 365 दिनों में पढ़ा है, वो 3 घंटे में किस तरीके से एक्सप्रेस करे। कई बच्चे बहुत अच्छे नहीं होते एक्सप्रेस करने में। कई बच्चों की स्थितियाँ उसी समय बहुत खराब होती हैं कि ऐन टाइम वाले दिन वो बीमार पड़ गए। ऐन टाइम उनके घर में कोई ऐसी स्थिति हो गई कि वो अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। तो हमें उसके पूरे साल भर के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या ये साल भर ही नालायक रहा है या साल भर बहुत अच्छा रहा है, अभी कोई एक दिक्कत हो गई है। तो ऐसी स्थितियों में भी हमें अमेंडमेंट कर लेना चाहिए। हम उनके पॉजिटिव बिहेवियर को भी ध्यान में रखें। लड़ाकू है, झगड़ालू है, साथियों के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है, टीचर्स के साथ कैसे करता है, मैनेजर्स के साथ कैसे करता है, मैनेजमेंट के साथ किस तरीके का व्यवहार है। तो हमें उन सब चीज़ों को भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। ख़ास तौर पे यहाँ पे सिर्फ़ बात दिव्यांग बच्चों के बारे में ही नहीं है, लेकिन ये बात सभी लोगों के लिए भी शामिल है। अगर हम इस तरीके का करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि एफ़र्ट्स बड़े महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बगैर एफ़र्ट के कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई कितना भी बड़ा पढ़ने वाला हो, बगैर एफ़र्ट के काम नहीं कर पाएगा, तो पॉज़िटिव बिहेवियर उसके लिए ज़रूरी है। हम बेस असाइनमेंट और ग्रेड्स इस आधार पे भी कर सकते हैं। अगर आईपीज़ का काम हम लोगों ने दिया हुआ है, कहीं-कहीं पर कुछ क्या होता है कि आईपी गोल्स को कितना बच्चा पूरा कर पाया है। अब यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये सब चीज़ नहीं चलती आईईपी वाली, इसीलिए ये बात अलग है। लेकिन अगर आप कल को टीचर बनते हैं, क्लास में बच्चों को करते हैं डील और वहाँ पर आईईपी के गोल्स आपने डिसाइड कर रखे हैं, उन गोल्स को पूरा करने के लिए बच्चा कितना एक्टिव है, कितना एफर्ट करता है, उस बात के लिए भी आप उनको ग्रेड में कंसिडरेशन दे सकते हैं। आमतौर पर इस तरीके के क्वेश्चंस जहां ट्रू फॉल्स हैं, मल्टीपल चॉइस है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ओरल टेस्ट हैं, इनके अमाउंट को रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 मत हैं लोगों के। एक विचार ये कहता है कि अगर हमने इस तरीके की मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए, तो ऐसी स्थिति में बच्चा कम से कम कुछ नहीं तो अगर एक सही तुक्का भी मार देता है, तो 1 नंबर तो आएगा। तो दूसरी विचारधारा ये कहती है कि एजुकेशन इज़ नॉट फॉर तुक्का। तुक्केबाजी के लिए हम एजुकेशन नहीं देते। एजुकेशन लेना या एजुकेशन या लर्निंग तुक्केबाजी के लिए नहीं होती, वो होती है श्योर शॉट नॉलेज के लिए कि जो नॉलेज आपके पास है उसके आधार पर आपने अपनी स्किल्स को क्या डेवलप किया है। केवल आंसर दे देना बहुत अच्छी बात नहीं है। हम आपसे ये पूछ भी लें कि इस संसार में या मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कह दिया किसी ने साहब 206 होती हैं। सवाल पूछा गया कि किसी छोटे बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो भी क्या 206 जवाब दोगे? अब ये तो रटे-रटाई बात है। समझा है ही नहीं कि छोटे बच्चों के शरीर में कम हड्डियाँ होती हैं कि ज़्यादा होती हैं कि उतनी ही होती हैं। अगर ये आपने समझ लिया है कि बच्चों में हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं और धीरे-धीरे बड़े होते चले जाते हैं, तो हड्डियाँ उनकी फ्यूज़ होके वो फिर कम होती चली जाती हैं और अल्टीमेटली एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो ये एक बात अलग है, तो आपको फ्यूज़न का प्रोसेस भी समझना पड़ेगा और अगर आपने ये समझ लिया, तो फिर आप अपने सवालों का जवाब दे सकते हो। तो दूसरी विचारधारा ये कहती है मल्टीपल चॉइस वगैरह नहीं होना चाहिए, इसको कम किया जाना चाहिए, बल्कि
इसकी जगह पर हम इस तरीके के टेस्ट वगैरह को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और प्रमोट करें, जहां बच्चा अपनी स्किल्स के बारे में बता पाता हो, जहां पर वो ये प्रदर्शन कर सके कि जो उसने जो सीखा है वो किस तरीके से अपनी जिंदगी में काम लाएगा। किसी की माइक ऑन है भाई, रेनू माइक ऑन है तुम्हारा, ऑफ करो उसे। तीसरी बात आती है कि जब हम विकलांग बच्चों के साथ में, दिव्यांग बच्चों के साथ में काम करते हैं तो उन्हें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, जैसा मैंने पहले भी कहा कि नहीं देने चाहिए। तो उनको हम एक समय में एक ही काम दें और थोड़ा काम दें, और थोड़ा थोड़ा करके आप उसे कई बार काम दे सकते हो, लेकिन थोड़ा काम एक बार में दीजिए, जिससे कि उसे पूरी टाइम मिल जाए कि वो अपने चीज़ों को समझ सके और कर सके। उसके बाद में आता है अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक क्लासेस एज पास और फेल। ये एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि इस पे दो विचारधाराएं हैं। कुछ कहते हैं पास और फेल होने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, कुछ कहते हैं कि पास और फेल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप किसी क्लास में पास और फेल होकर सिर्फ एक डिग्री हासिल करोगे या डिग्री को हासिल नहीं करोगे, लेकिन पास और फेल आपको अपनी ज़िंदगी में होना है कि जो नॉलेज आपके पास है क्या वास्तव में आप उसका उपयोग कर पाते हो, है ना। एक लाइफ सेविंग ट्रिक्स बहुत ज़्यादा बताई गई क्लासेस में, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया गया, हमें मालूम पड़ गया कि अगर कोई आपदा आती है, कहीं कोई चीज़ आती है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम कैसे बचें, हमारे जीवन का क्या महत्व है, जीवन को बचने के लिए संसार के विषय में पढ़ा, जीवन के विषय में पढ़ा, इन्वायरमेंट के विषय पढ़ा, पशु पक्षियों के बारे में पढ़ा। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन अब समझ में हमारे ये नहीं आया कि जब हम जंगल में गए और कोई शेर या हाथी या घोड़ा या कोई पीछे पड़ गया, उससे बचने का तरीका हमारे सारे ही उसी समय मति मारी गई। आप कितना भी जंगल और उसके व्यवहार के विषय में जानते हो, लेकिन अगर आप अपने आप को बचा पाने में सफल नहीं होते, तो क्या ऐसी नॉलेज आपके किसी काम की रही। ये वही बात हो गई कि एक नदी में नाव में कुछ लोग जा रहे थे, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने उससे पूछा, जो नाव चलाने वाले से, नाविक से पूछा कि तुम जानते हो कि इस संसार में कितने तरीके के लोग हैं। बोला साहब मैं तो नहीं जानता। बोला अच्छा ये जानते हो कि ईश्वर क्या है। बोला साहब मैं तो नहीं जानता। उसने 3 सवाल पूछे। उसने कहा यार मेरे को तो इसके विषय में कुछ भी नहीं साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ये तो आप जानते होंगे। तो बोले बस तुम्हारी आधा जीवन बेकार हो गया यार। तुम अगर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, इकोनॉमिक्स नहीं जानते, लाइफ साइंस नहीं जानते, ईश्वर का नहीं जानते, फिलॉसफी नहीं जानते, साइकोलॉजी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार हो गई। नाविक चुप होके बैठ गया, बोला साहब सही कह रहे हो आप। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो नाव में पानी भरने लगा। उसने पूछा साहब आप तैरना जानते हो। नाविक ने पूछा। तो आदमी बोला नहीं नाविक मैं तैरना तो नहीं जानता। तो बोले आपकी तो पूरी जिंदगी बेकार हो गई। क्या मतलब हुआ इस बात का। इस बात का मतलब हुआ कि क्या पास और फेल होने के लिए हम क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। हाँ आज के जीवन में पास और फेल होने के लिए तो हम कर रहे हैं, क्या हम सीखने के लिए कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हम सीखने के लिए क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्या क्लासेस में हमें सिखाया जाता है या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें बच्चों के लिए ही लागू होंगी, ये टीचर्स के लिए भी लागू हो रही हैं कि क्लास में पढ़ाना या क्लास में ना भी पढ़ाना, लेकिन पढ़ाना पढ़ाना जो है वो लर्निंग के लिए होना चाहिए, ना कि केवल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। इंफॉर्मेशन देना टीचर का काम नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट है कि जहाँ इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर काम टीचर को लर्निंग के फैसिलिटेट करने के लिए होना चाहिए। खैर अब हम आगे दूसरी चीज पे देखते हैं। अगर एडेप्टेशन काफी ना हो तो हम क्या करें। तब हमें काम करना पड़ता है स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल पर काउंसलर्स रहते हैं या अडल्ट एजुकेशनल असिस्टेंट रहते हैं, जो 1-to-1 बेसिस पर काम करेंगे, यानी एक बच्चे को एक व्यक्ति देखेगा। अगर वो क्लास में नहीं सीख पा रहा है
तो हम उन्हें पुल आउट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टूडेंट को हम क्लास से बाहर लेके जाएं और पीयर टीचिंग में या स्किल बिल्डिंग में, वन टू वन इंस्ट्रक्शन में उनको हम चीज़ों को सिखाने का प्रयास करें। ये छोटे बच्चों के लिए लागू होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं, लेकिन ये टेक्निक है। एजुकेशन असिस्टेंट और पुल आउट इंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इतने ज़्यादा प्लान कर दिए कि एक महीने में जितनी, मान लो 10 क्लासेस हो रही हैं, 20-30 क्लासेस हो रही हैं, और 30 क्लासेस में 28 क्लासेस में बच्चा बाहर है, पुल आउट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। 28 दिन अगर वो बाहर रहेगा तो उसकी क्लासेस का अटेंड कब करेगा? तो ये आइसोलेशन ना हो जाए, इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है कि पुल आउट स्ट्रेटेजीज बहुत कम लेकिन इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आइसोलेशन या सेग्रीगेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो अब बात आती है कि एकोमोडेशन कैसे काम करता है। पहले क्या स्थिति है, बाद में क्या स्थिति है। अगर पहले हम ये कहते हैं कि पहले कोई चीज काम नहीं कर रही थी, या बच्चा पहले कोई काम नहीं कर रहा था, तो एकोमोडेशन के बाद में हम लोगों ने स्थितियां ये देखी हैं कि बच्चा आराम से अपने क्लास का वर्क कर लेता है। मॉडिफिकेशन से पहले या एडेप्टेशन से या एकोमोडेशन से पहले बिहेवियर आउटबर्स्ट बच्चों में रहते हैं, बहुत ही बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, झगड़ा करता है, काम ही नहीं करता, मुंह लटकाए बैठा रहता है, मतलब उसका बिहेवियर देख के आपको बड़ा एबनॉर्मल सा फीलिंग होगी। लेकिन जब आप एडेप्टेशंस कर लेते हैं, उसके मन मर्जी की किताबें वो चीज़ें होने लगती हैं, उसके समझ में चीज़ें आने लगती हैं, तो वो डिफ़िकल्ट टर्म्स को भी बड़े इत्मीनान से समझ लेता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। अगर वो चिल्लाता था या दूसरे को हार्मफुल बिहेवियर था, तो अब आप देखेंगे कि एडेप्टेशन के बाद में या एकोमोडेशन के बाद में उसका ऑलमोस्ट बिहेवियर जो होता है वो प्रॉब्लम्स में नहीं होता। अगर वो बहुत सारी क्लास एक्टिविटीज़ में पहले भाग नहीं लेता था, तो अब वो बाकायदा पार्टिसिपेशन करता है, उसके दोस्त भी बनने लगते हैं और इस तरीके की चीज़ें वो करने लगता है। यहाँ तक की तो बात हमने जो बात की वो एक सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लें कि एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन के विषय में और क्या-क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जो हायरार्की है एकोमोडेशन और मॉडल मॉडिफिकेशन की, हायरार्की का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो लेवल्स हैं, लेवल 0, लेवल 1, 2, 3, 4, 5 लेवल तक हम एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशंस को एक जनरल करिकुलम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम स्टेज 1 है वो सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा असाइनमेंट देने के लिए लागू होती है, कि हम उसमें बिल्कुल एक जैसा दे दें, कोई चेंज नहीं है, हमने सबको एक जैसा दे दिया। हमने ना तो ग्रेडिंग में क्राइटेरिया में कोई चेंज किया, और कहने का मतलब ये है कि असाइनमेंट एक है, वो सबको करना है, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो ना हो। एक मिनट जरा होल्ड करिए, मैं एक हेलो यस सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? ठीक। यस सर।
यस सर। जीरो की हम जब बात कर रहे हैं, लेवल लेयर जीरो की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां हमने कोई भी एकोमोडेशन या एडप्टेशन नहीं किया। हमने एक सिंपल सा दे दिया, मैंने आपको 3 असाइनमेंट दिए थे, उन 3 में से कोई एक करना है, कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई फलाना नहीं, सबको करना ही है। सही है, तो ये हो गया लेवल जीरो। अब लेवल 1 आ गया। लेवल 1 पे हम बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस करते हैं, ये हम इसे कहते हैं मिनिमल क्लासरूम चेंजेस। ठीक है, मिनिमल क्लासरूम चेंजेस। इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली सारे असाइनमेंट में हम सबको करने के लिए देते हैं, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो स्पेशल नीड बच्चे हैं, हम उनको थोड़ी मात्रा में एडिशनल सपोर्ट या रीइंफोर्समेंट ऐड कर देते हैं। उन्हें हम ज़्यादा तरीके से रीइंफोर्स करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी भी हमने ग्रेडिंग में कोई चेंज नहीं किया है, वो सभी के लिए समान है। लेयर 2 में चले जाते हैं, हम क्लासरूम में चेंजेस ले आते हैं। मतलब सभी को बेसिक कंटेंट एक जैसा ही पढ़ना है, लेकिन जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम कॉम्प्लेक्स एकोमोडेशंस के लिए काम करते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हम इस तरीके से ले आते हैं कि उनको हम किस तरीके नए तरीके से सिखाएं। ग्रेडिंग क्राइटेरिया में या इवैल्यूएशन में हम थोड़े से चेंजेस ले आते हैं। लेवल 3 में जाने के बाद हम करिकुलम में छोटे से चेंजेस लाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को हम रिड्यूस कर देते हैं असाइनमेंट, या एक जैसा ही रहने देते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की तकलीफ क्या है, बच्चे की नीड्स क्या हैं, उसका इस तरीके से देखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन उसका कम से कम हो। ठीक, तो हम ग्रेडिंग क्राइटेरिया या असेसमेंट में भी हम थोड़ा बहुत चेंज ले आएंगे। लेवल 4 जब जाता है तब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस आने चाहिए करिकुलम में। मतलब जनरल करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट लेके हम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे। उसमें इस तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे कि शब्द बदल जाएं, भाषा को थोड़ा सा चेंज ले आया जाए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज लाया जाए। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन होंगे। निश्चित रूप से इवैल्यूएशन भी इसमें बदलेगा। और लेवल 5 में जाके हम फिर से करिकुलम चेंजेस में ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्टिविटीज़ में चेंज लाते हैं, इंस्ट्रक्शंस में चेंज लाते हैं, हम स्ट्रेटेजीज में भी चेंज ले आते हैं। और इस प्रकार से करते हुए हमें धीरे 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 आगे बढ़ना होता है एकोमोडेशन में और एडेप्टेशन में। ध्यान रखें, एडेप्टेशन और एकोमोडेशन जो होता है वो एक दिन में लाने वाला नहीं है। ये बहुत धीरे धीरे इसके चेंजेस आएंगे और बहुत देर तक इनके असर रहने वाला होता है। एक फाइल है मेरे पास में, मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास शेयर कर दूँ उसको। थोड़ा सा देखिएगा, उसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एक बार पढ़ना ज़रूर उसे। तुमसे पढ़ मिले या ना पढ़ मिले, लेकिन पढ़ने की कोशिश जरूर की जा सकती है। उसमें बहुत सारे टास्क दिए हुए हैं कि किस प्रकार हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, किस प्रकार स्ट्रेटेजीज में चेंजेस ला सकते हैं, किस प्रकार हम भाषाओं में चेंजेस ला सकते हैं। उसमें बहुत सारे वो दिए हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो वो तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी, जहाँ पर आप अगर समझना चाहेंगे तो उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बात आती है कि हमारे जो आपके सामने कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा इसी यूनिट के अगले पार्ट में। इस यूनिट का अगला पार्ट अगर आप देखें तो आपके सामने दिया होगा सेंसरी डिसेबिलिटी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज और गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए हम किस प्रकार एकोमोडेशन एडेप्टेशन की बात करते हैं। ठीक, यहाँ इन सवालों का कोई अर्थ अलग से नहीं होगा। एक एक करके चीज़ों को नहीं बताया जा सकता कि आप लर्निंग डिसेबल्ड हो तो ऐसी चीज़ ले आओ, फलाना चीज़ हो तो ऐसी ले आओ। आप स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसकी दिक्कतें कौन सी हो सकती हैं। आप केवल दिमाग में ये सोचो कि अगर हियरिंग इम्पेयर्ड या डेफ है उसकी दिक्कतें कौन सी होंगी।
अगर ब्लाइंड है तो उसकी दिक्कतें कौन सी होंगी, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट है, उसकी दिक्कतें कौन सी होंगी, और उन दिक्कतों को आप दूर कैसे करोगे। उसको करने के लिए आपको 2-4 चीज़ों के विषय में ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपको ये देखना है कि आप किसी भी तरीके से जो डिसीजन मेकिंग है आपकी चेंज होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल एजुकेशनल गोल क्या है, मतलब उसके पढ़ने का लक्ष्य क्या है। अगर डेफ बच्चा है तो वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसके लर्निंग गोल्स कौन से होंगे। अगर ब्लाइंड बच्चा है उसके लर्निंग गोल्स कौन से होंगे और उन्हें आप कैसे मदद करोगे। उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो, उसके बाद आप ये तय कर सकते हो कि आप क्या पढ़ाओगे। जब हमें ये बात समझ में आ जाए कि बच्चे के लिए क्या चीज़ उपयोगी है, उसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों में आप चेंजेस लाइए। जैसे मैंने पिछली बार आपको एक एग्जांपल दिया, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है। मुश्किल ये होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ में या मेंटल रिटार्डेड बच्चों के साथ में कि उनकी जो मुट्ठी बांधना होता है या पिन पॉइंट होता है, ये चुटकी में जैसे कोई चीज़ उठाते हैं अंगूठे से और एक इंडेक्स फिंगर से आप किसी चीज़ को पकड़ के उठाते हैं, एमआर बच्चों में ज़्यादातर ये स्थितियां नहीं हो पाती क्योंकि उनका मोटर कंट्रोल नहीं होता या फाइन मोटर कंट्रोल नहीं होता। ऐसी स्थिति में पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, कागज को पकड़ के लिखना, मिटाना, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत संभव नहीं हो पाएंगी। तब आप करेंगे क्या? पेंसिल आप उसे पकड़ा नहीं सकते, तो पेंसिल पकड़ने के लिए जहां पर उसकी फाइन ग्रिप नहीं है लेकिन बड़ी चीज को गिलास पकड़ लेता है, तब आप क्या करोगे? पेंसिल पकड़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे, बताओ। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि मेंटल टार्गेट बच्चों में पेंसिल पकड़ना संभव नहीं है लेकिन वो गिलास पकड़ लेते हैं, तो आप कौन सी टेक्निक अपनाओगे कि वो पेंसिल पकड़ सकें? सर उसमें पेंसिल में सुतली या फिर कपड़ा लपेट करके पकड़ा सकते हैं सर। एग्जैक्टली। किसने जवाब दिया? ये शिव कुमार जवाब दे रहे हैं। क्यों? शिव क्योंकि कुमार सर क्या आसमान से उनका उतरे हुए हैं? नहीं, शिव कुमार ने सोचा। क्या सोचा शिव कुमार तुमने? क्यों जी सर, क्योंकि उनका फाइन मोटर जो होता है उतना क्योंकि सर वीक होता भारी है, पन्ना तो उनको पता है गिलास उपयोगी होता है, ग्रॉस वो बड़ा मोटर समझ अच्छा कर होता पकड़ है। लेंगे शायद ऐसे। इसका मतलब अगर हम मोटा कर दें किसी चीज को तो पकड़ सकते हैं। यस सर। यही चीज, यही एकोमोडेशन है, यही मॉडिफिकेशन है। आई बात समझ में? यही एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन है। ब्लाइंड बच्चा दीवार पकड़ के चल रहा है या उसको चलने में दिक्कत आ सकती है, चलते फिरते हो सकता है कहीं टकरा जाए और टकराने से जहां पर कोने किनारे होंगे वो लग जाएंगे और चोट लग जाएगी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में किस चीज का एकोमोडेशन ला सकते हैं, बताओ। बिल्डिंग बनाते समय हम किस तरीके के एकोमोडेशन ला सकते हैं कि किनारे से चोट ना लगे? सर दीवार सर साइड में रेलिंग बना देनी चाहिए, तो टेक्टाइल व्यवस्था कर देनी चाहिए। हाँ, पाल और से बताओ। पहले टेक्टर लगा चाहिए। देखो, कोने शार्प नहीं होने चाहिए, जो किनारियां निकली होती हैं वो किनारी ना होके गोल हो जाएं, है ना? यस सर। तो उससे क्या है कि अगर कल को टकरा भी गया गलती से तो कम से कम फटेगा नहीं सर। दूसरा, याद करो अपने यहाँ टाइल्स लगे हुए हैं कौन से वाले, तो वो टेक्टाइल वाले जो है थोड़ा ना? भरी हुई होती है टैक्टाइल कि टाइल्स की बात हो रही है। और किस प्रकार यस का एकोमोडेशन चाहिए साहब? बजर बज जाए, कोई बोल के बता दे, यही तो सब चीजें हैं। जी सर। ब्रेल्स में कोडिंग हो, ब्रेल में रास्ते पे लिखा हुआ हो, फ्रंट में घुसते ही हमारे पास एक बोर्ड बना हुआ हो जिसपे हम पढ़ सकें कि कहाँ जाना है हमें, उसका मैप बना हुआ हो। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी एक बहुत ही जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगी। आप इसके आधार पर लिख सकते हो कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। मैं आपके पास पूरी 2 फाइलें भेज रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद आप उसको सोचोगे कि हम किस तरीके से ला सकते हैं उसमें चेंजेस। जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर हैं,
या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हैं, यानी सेंसरी डिसेबिलिटीज के विषय में अगर हम बात करें तो बच्चों को हम अपने मॉडिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो हम ये देखें कि बिल्डिंग में हम कैसे चीज़ों में बदलाव लाएंगे, फिर इंस्ट्रक्शन में कैसे बदलाव लाएंगे, फिर हम स्ट्रेटजीज में कौन से बदलाव लाएंगे, अपने पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों में बच्चे के पार्टिसिपेशन में कैसे बदलाव लाएंगे, वो सब चीज़ें हैं। जैसे हम हल्की रोशनी का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत गहरे रंग हम इस्तेमाल नहीं करें, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें दीवारों पर, है ना। तो क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन वाले जो गहरे रंग होते हैं वहाँ पर वो प्रकाश को सोख लेगा तो बच्चे को दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हम कॉर्नर्स कम से कम बनाएं, कोने जितने ज़्यादा होंगे आवाज़ का रिवर्बरेशन उतना ज़्यादा होगा, गूंजेगी, ये चीज़ ना करें। हम क्या करें कि उन बच्चों को चलने के लिए या जो इधर उधर जो चीज़ें हैं ज़मीन पर बिखरी हुई हैं वहाँ मोटे कंबल का इस्तेमाल करें या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जहाँ पर बच्चा अगर गिर भी जाए तो कम से कम वो चोट ना लगे। रिलैक्स करने के लिए बीन बैग्स हम वहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बीन बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूजिकल चेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े पिलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठने में कुशन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लास में बदबू ना आए इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ओडर्स होती हैं, खुशबुएं होती हैं, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर खुशबू स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको वातावरण को समझने में दिक्कत आएगी, है ना। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे तौर तरीके हो सकते हैं जिनके आधार पर हम कोई काम कर सकते हैं। इसके आधार पर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो रहेगा, सॉरी इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, इसके आधार पर हमारा ये रहेगा, क्या नाम है, क्या बताओ मैं क्या कहना चाह रहा था। एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन रहेगा, ये मैं कहना चाह रहा था। समझ में आया? सब लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। आज मुझे लग रहा है वंदना जी शायद जुड़ नहीं पाई हैं, मेरे ख्याल में उनके यहाँ वो नहीं है नेटवर्क आज। कल कह रही थी कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बेटा। सर वो जो डेफ बच्चे हैं सर वो बोल रहे थे कि हम अपना प्रेजेंट मतलब हम अपना असाइनमेंट जो है वो रिटर्न में देना चाहते हैं, तो क्या सर वो लोग परमिशन चाह रहे हैं, क्या वो लोग दे सकते हैं रिटर्न में, कि जरूरी है कि साइन रिटर्न में लैंग्वेज में देना ही दे? चाहे रिटर्न में दे दें। मैंने ठीक उनको है सर। साइन के लिए कहा था, वो साइन सिर्फ जानबूझ के करना नहीं चाह रहे हैं, मुझे मालूम है, समझे ना। किसी की मदद करने के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो भागते इसीलिए हैं। मैंने सारे डेफ बच्चों से एक बार जब पूछा कि उनके एग्जामिनेशन अगर साइन में ले लिए जाएं तो कैसा रहे, सबने मना कर दिया, बोले एक भी नहीं देगा। और वैसे कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आएगा, तो वो दिक्कतें हैं हो जाती हैं कभी कभी। खैर कोई बात नहीं, जो जिसमें देना चाहे उसमें दे दे, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसे उस पर फॉर्म पे करना जरूर पड़ेगा। मैं मैच करूंगा, जितनी चीज़ें मेरे पास आई हैं वो वही हों। दूसरी चीज़, आप जो भी फाइल भेजेंगे उस फाइल में आपका नाम और BCD 207 जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बगैर मेरे पास भेजना मत, क्योंकि मैं खोलने के बाद नहीं पढ़ पाऊंगा कि किसी का कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर नाम पता नहीं मिला तो मैं उसको आउटराइटली डिलीट कर दूंगा। सर फॉर्म फिलअप करते समय सर वहाँ पे 207 लिखा था, तो हमने सर केवल 207 नहीं लिखा, बाकी सब लिखा था सर। क्या हुआ? हमने टेक्स्ट में सर भेजा था, तो वहाँ टेक्स्ट जब ऐड करते समय सर फॉर्म के ऊपर वहाँ मुझे पता नहीं चलेगा किसका आया है, वो नाम वाम तो 207 सब का आया है कि किसका BCD का आया। BCD भी पता चला 205 207 दो हैं, तो हालत कहीं खराब नहीं हो जाए तो पता चल जाएगा नहीं फिर मेरे को कुछ भी। तो नेम वगैरह सब है, नेम इनरोलमेंट वगैरह सब सर वहाँ पे उसमें सर नाम और सर कौन सी डिपार्टमेंट से है सर, वो तो सर मेंशन है ही है ना उसमें मेंशन सर पहले फॉर्म से है में? सर वहाँ। यस सर, मेंशन पहले से ही था, बस उसमें टिक लगाना था। नहीं यस वो सर। तो फॉर्म में है। जब आप अपना जो चीज़ सबमिट करोगे, ऑडियो या वीडियो या आपने JPG इमेज बनाई होगी, वो जब सबमिट करोगे, आपको ईमेल दिया है मैंने आज,
एक ईमेल दिया हुआ है, उस ईमेल पे जब आप भेजोगे तो मुझे ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जो आपने जमा किया है वो किसका है? आप अपना जो पीडीएफ बना रहे हो, जो जेपीजी फाइल बना रहे हो, उन सब में अपना नाम और ये सब क्लास का नाम वगैरह सब चीज़ जोड़िए उसमें, ठीक है? उसके बाद भेजना शुरू कीजिए। जितने लोग फॉर्म के साथ में अटैच कर सकते हैं वो तो कोई बात नहीं, वो फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए, और जिनको बड़ी फाइल्स हैं, जिनको पीडीएफ फाइल भेजनी है, जिनको और कुछ और फॉर्मेट भेजना है जो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, वो ईमेल का इस्तेमाल करें, ठीक है? ओके सर। ठीक, ओके।